बरुआ गांव 3 साल से सूखे की मार झेल रहा था। खेतों में दरारें थीं, कुएं सूख चुके थे और हर घर में चिंता थी। उसी गांव में रहता था हरीराम, एक जिद्दी लेकिन ईमानदार किसान। हरीराम अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। क्या करूं सावित्री, इस बार भी सूखे ने हमारी जान लेने पर आ चुका है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सूखे ने हमारे खेत को पूरा तहस नहस कर दिया है। घर में बस थोड़ा आटा बचा है, बच्चों की फीस बाकी है। कुछ भी करके हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तुमने सही कहा सावित्री, हमें कुछ भी करके बच्चों के लिए और हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। बाबा, अगर जरूरत हो तो मैं पढ़ाई कुछ दिन रोक दूं। मैं मजदूरी भी कर सकता हूं। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई ही इस घर की सबसे बड़ी उम्मीद है। खेत सूख सकते हैं पर तेरे सपने नहीं। अगले दिन सुबह होते ही हरीराम अपने खेत पर जा रहा था। तभी वहीं पर हरीराम को मैनेजर वर्मा मिलता है। अरे आओ आओ हरीराम जी, 3 किश्तें बाकी हैं। अगर इस महीने भुगतान नहीं हुआ तो जमीन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। साहब, कृपया करके थोड़ा सा वक्त दे दो। फसल होगी तो 1-1 रुपया चुका दूंगा। मैं आपकी हालत समझता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। महीने खत्म होते ही आपको पैसा पूरा चुकता करना पड़ेगा, नहीं तो मजबूरन आपकी जमीन हमें नीलामी करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है। दोपहर के समय हरीराम अपने घर जा रहा था। तभी ठाकुर प्रताप ने हरीराम को देखकर बोला, अरे हरीराम, मैंने क्या सुना है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। अगर चाहो तो जमीन मुझे दे दो, पैसे भी मिलेंगे, चिंता भी खत्म। नहीं सेठ जी, मैं जमीन नहीं दे सकता हूँ। जमीन ही मेरी आखिरी उम्मीद है अपने परिवार का पेट भरने के लिए। मैं अपना जमीन आपको नहीं दे सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा, देख लेना, बाद में तुम्हें रोते हुए मेरे पास ही आना पड़ेगा। ऐसे बोलकर ठाकुर घमंड भरे अंदाज में वहां से चला गया। रात को जब हरीराम सोने जा रहा था, सावित्री ने उसे बोला, पास के गांव में आज एक किसान ने जहर खा के अपना जान दे दिया। मुझे डर लग रहा है हम पर भी ये नौबत ना आ जाए। नहीं सावित्री, ऐसी बात मत करो। हम पर यह नौबत नहीं आई, इसलिए मैं कुछ करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा सावित्री। बाबा, आप कहें तो मैं भी आपके साथ खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा परिवार खुशी से जिए, घुट घुट के ना जिए। नहीं, मेरे बच्चे मैं अकेले अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा। तुम्हें मदद करनी है तो पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनकर मदद करो हमारी। सभी लोग रात को सो रहे थे, जब भी हरीराम के मन में ख्याल आता रहा। क्या हुआ जी, आप अब तक नहीं सोए क्या? सुबह की बात को लेकर चिंतित में हो? हाँ सावित्री, हमारे परिवार और हमारा बच्चों का क्या होगा? मेरे कारण उनका भी भविष्य मुश्किल में है। कुछ नहीं जी, भगवान पर भरोसा रखो, सभी अच्छा ही होगा। हमारा मेहनत हमको बचा लेगा। अगली सुबह जब हरीराम अपने खेत जा रहा था, तभी रास्ते में वो देखता है पंचायत के बाहर बहुत भीड़ लगा है। वो देखता है वहाँ पर भीड़ के बीचों बीच मास्टर जी कुछ बोल रहे थे। तभी वहाँ पर हरीराम भी जाता है देखने के लिए क्या हो रहा है। क्या हुआ मास्टर जी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? किस चीज की यहाँ से पंचायत बैठी है? क्या कुछ और अनहोनी होने वाली है हमारे गांव पर? क्या करूं हरीराम, हम बात कर रहे हैं कैसे अपने गांव को इस गर्मी के कहर से बचाएं। हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। आपने सही कहा मास्टर जी, हमें कुछ गांव के लिए सोचना पड़ेगा। पानी को कैसे भी करके वापस पाना होगा। अगर बारिश नहीं आ रही तो पानी रोकना सीखो, तालाब बनाओ, वरना हर साल यही हालत रहेगी। हमें तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए हम सभी लोग मिलकर एक तालाब खोलते हैं। वो तालाब सिर्फ मेरा या आपका नहीं होगा, वो पूरे गांव का होगा। मुझे पूरा गांव अपना खेत सिंचाई करेगा। पर यहाँ पर एक दुविधा है हरीराम। ठाकुर हमें इजाजत नहीं देगा उसे जमीन पर तालाब खोदने की। हमें कुछ भी करके एक जमीन खोजना होगा तालाब खोदने के लिए। तभी वहाँ पर एक गांव वाला आता है जिसका नाम ऋषभ होता है। सुनो गांव वालों, आप लोग चिंता मत करो, मैं अपना जमीन दूंगा। आप लोग एक तालाब खोलकर पूरे गांव की मदद कर सकते हो। अगर पूरा गांव साथ दे तो हम तालाब जरूर बनाएंगे। मैं सबसे पहले फावड़ा उठाऊंगा। अरे वाह,
जब ऋषि अपना खेत देने को तैयार है तो हम काम कल से शुरू करते हैं। यहाँ पर ऋषभ अपना खेत देने को तैयार था, लेकिन गांव वाले को नहीं मालूम कि ऋषि सरपंच का बेटा है। दोनों चालाकी से गांव वालों से तालाब खुदवाने का साजिश रचते हैं। अगली सुबह अरे ऋषि, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या क्या ही तो गांव वालों को उल्लू बनाया है। सभी गांव वालों ने तुम्हारे बात में यकीन कर लिया। आखिर में ये सब तो मैं आपसे ही सीखा है। आपके बाद अगला सरपंच तो मुझे ही बनना है, तो अभी से षड्यंत्र रचना सीख रहा हूँ। तुमने आज दिखा दिया, तुम मेरे खून हो। कल मैं फिर आऊंगा एक बार, जब तुम लोग तालाब खोद रहे होंगे। गांव वालों को चेतावनी देने के लिए आऊंगा और वहां पर तुम्हें अपना काम करना होगा। अगली सुबह सभी अपने अपने औजार के साथ ऋषभ के खेत पर आ पहुंचे। चलो सभी लोग मिलकर तालाब खोदें और गांव को प्यास से बचाएं। यहाँ पर सभी अपने अपने काम में लगे। सभी कोई कुल्हाड़ी से खोद रहा है तो कोई फावड़े से, कोई कुद से। यहाँ पर हरिराम सभी को मेहनत को देखकर अपने मन में सोचा, हे भगवान, आप देख ही सकते हो सभी लोग अपने अपने खेत को बचाने के लिए क्या कर रहा है। बस तालाब खोलने के बाद बारिश हो जाए और तालाब भर जाए। सरपंच दूर खड़ा होकर सभी कुछ देख रहा था। तभी वो सभी गांव वाले से बोलता है, अरे गांव वालों, मुझे बिना पूछे तुम लोग तालाब यहाँ पर कैसे खोद सकते हो? मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मुझसे पहले इजाजत लेना पड़ेगा। अरे सरपंच जी, ये मेरा जमीन है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, आपकी नहीं। यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, हम यहाँ पर तालाब खोदेंगे, अपने खेतों को बचाएंगे। तुम ये गलत कर रहे हो ऋषि, तुम्हें इसका भुगताना पड़ेगा बाद में, सोच लेना। ऐसे बोलकर वहां से सरपंच चला जाता है और ऐसे ही करते करते दिन से रात, रात से दिन, होते होते 3 से 4 दिन के अंदर में सभी लोगों ने तालाब खोद लिया। अब बस जरूरत था तो पानी पड़ने का, पर वो हो नहीं रहा था। अरे मास्टर जी, हम लोगों ने तो मिलकर तालाब भी खोद लिया, पर अब तक बारिश नहीं हुई। कैसे होगा इस समय हमारा खेत? कैसे बचाएंगे? तुमने सही कहा, मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये प्राकृतिक है। यहाँ पर प्राकृतिक के अनुसार पानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं क्या बोलूँ इस पर। अगले दिन जब हरिराम अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, तभी वहां पर आसमान पूरा बादल से भरने लगा। कुछ देर में ही बूंद बूंद करके पानी पड़ना शुरू हो गया और देखते ही देखते तालाब ऊपर तक पूरा पानी से भर गया। और तभी सभी गांव वाले जल्दी जल्दी से तालाब के पास जाते हैं। वो भरा है या नहीं वो लोग देखते हैं। पूरा तालाब पानी से भर चुका था। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हमारी मेहनत ने कमाल कर दिया मास्टर जी। हमने कर दिखाया। आखिर में हमने तालाब को पूरा पानी से भर दिया। अब नहीं मरेगा हमारा खेत। अब हम भी खुलकर जिएंगे और अपने अपने खेतों में पानी डालेंगे। तुमने सही कहा हरिराम, हम लोगों ने कमाल कर दिया। हम लोगों ने तालाब खोद ही लिया आखिर में। अब ये पूरा गांव प्यासे नहीं मरेगा। आप सभी लोग खुलकर अपने अपने खेतों में पानी दे सकते हैं इस तालाब से। सभी गांव वालों को लग रहा है उनको एक तालाब मिल गया। लेकिन इधर ऋषभ और सरपंच दोनों मिलकर एक और नई साजिश में लगे हैं। तो ऋषभ बेटा, अब क्या करें? आगे का प्लान क्या है? कैसे हम लोग इन गांव वालों को तालाब से दूर रखें? तालाब पूरा भर चुका है। अब अगला प्लान क्या है तुम्हारा? अगला प्लान आपको मालूम हो जाएगा 2-3 दिन के बाद। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिन गांव वालों को पानी लेने देते हैं, तब हम लोग उसे तालाब को हथियाएंगे। कुछ दिन तक सभी गांव वाले अपने अपने खेत में पानी देते रहे। सभी के खेत हरे भरे होने लगे और इधर हरिराम भी खुशी खुशी अपने खेत में काम कर रहा था। लेकिन उनके ऊपर एक मुसीबत आ रहा है, उसका अंदाजा उनको नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच और ऋषि एक पुलिस ऑफिसर के साथ गांव की पंचायत पर आते हैं। सुनो, सभी गांव वालों, इधर सुनो। सभी के लिए मैं एक सूचना लाया हूँ। सभी गांव वाले वहां पर आते हैं और ऋषभ का बात ध्यान से सुनते हैं। सभी गांव वाले सुन लो।
आज से इस तालाब से कोई भी मेरे इजाजत बिना पानी नहीं ले सकता। आज से ये तालाब मेरा है, सिर्फ मैं इसका प्रयोग करूंगा। जिसको भी पानी चाहिए होगा वो पैसा दे और पानी ले जाए। बिना पैसा के कुछ नहीं मिलेगा। अरे ऋषभ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम खुद अपना जमीन देकर तालाब इसमें बना सकते हो। अब तुम खुद ये तालाब हमसे ले लेंगे? हमारा कैसे गुजरा चलेगा? कहाँ से हम पानी डालेंगे अपने खेतों में? कैसे सिंचाई करेंगे? कहाँ से बाल बच्चों को खिलाएंगे अपने? हाँ ऋषभ, हरिराम ने सही कहा। तुमने खुद अपना खेत दिया था हमें, अब खुद ले लोगे तो हमारा गांव का क्या होगा? सभी कैसे सिंचाई करेंगे? और ये सरपंच जी के साथ तुम क्यों आए हो? सरपंच ने तुम्हें लालच दिया है? किस चीज का? अरे गांव वालों, ऋषभ मुझे क्या लालच देगा? वो मेरा ही बेटा है। और जो तुमने ऋषभ के जमीन पर बनाया है जो तालाब, वो जमीन भी मेरा है। अब वो तालाब भी मेरा ही होगा। कोई कुछ बोलेगा तो उसे पर कार्रवाई होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए वो जमीन छोड़ दो। आज से वो जमीन मेरा और मेरा बेटे का है। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे पानी लेंगे? इस बार तो बारिश हो गया, अगली बार कब होगी वो उसका कोई अंदाजा नहीं है। कृपया करके हमें पक्ष दीजिए सरपंच जी, हमें वो तालाब दे दीजिए। तुम नीचे जाति के लोगों का यही होता है। एक बार मैंने समझा दिया तो समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। मुझे जो बिना पूछे और पैसा दिए बगैर पानी लगा तालाब से, उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवा दूंगा। ऋषभ एक ही बार में सभी गांव वालों का मनोबल तोड़ दिया। कैसे वो अपने खेत में डालकर खेत की सिंचाई करेंगे? और यहाँ पर सरपंच और ऋषभ ने अपना पूरा खेल खत्म कर दिया। क्या ये गांव का अंत है? और तभी सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जब हरिराम अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है सावित्री बाहर में बैठी हुई थी। अरे सावित्री, क्या हुआ? तुम सिर्फ बाहर क्यों बैठी हो? क्या कुछ हुआ है? और हमारा बेटा कहाँ है? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही बैठी हूँ बाहर में। और आपका बेटा? वो खेलने बाहर गया है अपने दोस्तों के साथ, थोड़ी देर में आ जाएगा वो भी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जो थोड़ा सा आराम कर लो। लग रहा है बहुत थकी हुई हो। मैं तब तक मुख हाथ धो लेता हूँ। ए जी, खेत का क्या हाल है? क्या अच्छा फसल हो रहा है? इस महीने हमारे बैंक का पैसा भी चूक जाएगा और राशन भी लाना है घर में। राशन भी खत्म होने वाला है। क्या बताऊं सावित्री, हमारा भाग्य ही खराब है। हमारा जीवन बिना संकट के कट ही नहीं सकता। आज फिर एक संकट आ गया हमारे ऊपर। क्या हुआ जी? क्या संकट आ गया हमारे ऊपर फिर से? क्या हमारा खेत इस बार भी अनाज नहीं हुआ? क्या कुछ और बात है? जल्दी बताइए, डर से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्या बताऊं सावित्री, ऋषभ ने जो खत दिया था हमको तालाब बनाने के लिए, वो तालाब को फिर से वापस हथिया लिया गया हमसे और हम कुछ नहीं कर पाए। वो सरपंच का बेटा था, उसने हमें चालाकी से फंसाकर अपने खेत में तालाब बनवाकर वो तालाब हथिया लिया हमसे और हम कुछ नहीं कर सके। ऐसे कैसे होगा? न घर में अनाज है न पैसा, और हमारे पास जो तालाब था वो भी चला गया। अब हम अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे? कुछ भी करके हमें खेत की सिंचाई करनी होगी, तभी तो हमारा घर चल पाएगा। बेबस होके क्या करूं सावित्री? मैं भी चाहता हूं अपने घर को बचाना, पर क्या करूं? भगवान भी हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। इस महीने में कुछ नहीं कर पाया तो हमारा घर खेत सब चला जाएगा। तब हम कहां पर रहेंगे? तब इतनी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसा मत बोलिए, हम लोग कुछ करेंगे, मिलकर कुछ कर लेंगे। लेकिन ऐसे हम लोग हार नहीं मान सकते। भगवान एक तरफ से रास्ता बंद करता है तो दूसरी तरफ से भी खोलता है, ये बात मत भूलिए। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिराम अपने खेत को बचाने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है, पर सभी प्रयास असफल हो रहा है। और वहीं पर बहुत से गांव वाले सरपंच के तालाब से पानी ले रहा है पैसे दे। हे भगवान, तूने कैसी दुविधा में डाल दी। ना अपने खेत को बचा सकता हूँ, ना अपने घर को। तू ही कोई रास्ता बता, अब तेरे ही भरोसे में जिंदा हूँ बस। अगले दिन जब रामू अपने घर में था, तभी अचानक से आसमान पूरा बादल से भर गया और बूंद बूंद करके एकदम तेज बारिश होना शुरू हो गया। कुछ ही देर में पूरा तालाब ऊपर तक भर गया, सड़क भी नहीं दिख रहा था। ऋषभ अपना तालाब के पास खड़ा होकर मन में,
चलो चलो जल्दी जल्दी और भरो। जितना ये तालाब भरा होगा उतना ही मेरे पास पैसा आएगा और सभी गांव वाले से पैसे ले लेकर मैं अमीर बन जाऊंगा, सबसे ज्यादा अमीर। और वो हरि नाम, उसको तो मैं सबसे पहले ठिकाना लगाऊंगा। तभी सड़क पर पानी भरने के कारण ऋषभ का भाव फिसल जाता है और वो उसी के तालाब में गिर जाता है, डूबने लगता है और वो मदद की गुहार लगाता रहता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ, भगवान के लिए कोई मुझे बचा लो। तभी वहां से हरिराम अपने खेत जा रहा था नाले खोदने के लिए। वो देखता है तालाब में कोई डूब रहा है। हे भगवान, यहाँ पर तो कोई डूब रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी वरना ये तो डूब के मर जाएगा। क्या करूं, कुछ सोचा? तभी हरिराम पानी में कूद के उसे बचाने के लिए जाता है। बहुत संघर्षों के बाद वो ऋषभ को पकड़ के उसे किनारे के पास लेकर आता है। ऋषभ बेहोश हो जाता है वहीं पर। अरे भगवान, ये तो ऋषभ है, सरपंच का बेटा। अब क्या करोगे, ये तो बेहोश हो चुका है। अरे गांव वालों, कोई तो आओ, जल्दी जल्दी कोई आ जाओ यहाँ पर, ऋषभ बेहोश हो चुका है। तभी वहां पर मास्टर जी आते हैं। मास्टर जी हरिराम से पूछते हुए, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मैं खेत नहीं दिया, उसका बदला ले रहे हो ना? इसका भुगतान तुम्हें भी भुगतना होगा। सही समय पर लेकर आए हो, अभी वो खतरे से बाहर है, तुम लोग उसे अब मिल सकते हो। अरे ऋषभ, तुम ठीक तो हो ना? किसने तुम्हारा ये हालत किया है? तुम नाम बताओ, मैं उसका पूरा जीवन खत्म कर दूंगा। तुम नाम बताओ बस। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। मेरा पाँव फिसल गया था, मैं तालाब में गिर गया था और डूबने लगा था। मेरी जान बचाने वाला और कोई नहीं, हरिराम है। आज वो नहीं होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। सरपंच को अपनी गलती पर पछतावा होता है। ऋषभ भी ठीक हो जाता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिराम भी अपने घर जाता है। क्या हुआ जी, नाला बना लिया और इतनी जल्दी आ गए आप? क्या खेत अपना बचा है या नहीं? क्या बताऊं सावित्री, मैं खेत पर नहीं जा पाया। खेत में जो तालाब खोदा था उसमें ऋषभ डूब रहा था, तो मैंने उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इसमें पूरा समय चला गया, मैं खेत भी नहीं जा पाया। अभी ऋषभ का हाल कैसा है जी? वो ठीक तो है ना? और आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं सावित्री, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ऋषभ भी ठीक है। देखो, कल जाता हूँ खेत पर, देखता हूँ क्या कैसा है खेत का हाल। इस बार भी बचा या नहीं हमारा खेत। कल सुबह होते ही सभी लोगों को सरपंच ने चौतरफा बुलाया। उसमें हरिराम को भी बुलाया गया था। हरिराम भी जाता है चौतरफा पर। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आप सभी से। मेरे वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। आप सभी से हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं। और हरिराम, तुमसे भी माफी मांगता हूं। तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है और तुम्हारा शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के लिए। कोई बात नहीं सरपंच जी, और ऋषभ को बचाना मेरा कर्तव्य था। मैं मरते हुए नहीं देख सकता था उसे। आप हाथ मत जोड़िए। मैं वो तालाब आप सभी को वापस देता हूं। आप लोग जितना पानी लेना है ले लो और उसे पानी से अपने खेत की सिंचाई भी कर सकते हो। और ये तालाब आज से सभी गांव वालों का है। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके कारण अब हम सभी का खेत बच जाएगा। कुछ दिन तक सभी लोग इस तालाब के पानी से अपने खेत की सिंचाई करते हैं और 2-3 महीने बाद सभी के खेत हरा भरा हो जाता है। हरिराम का भी खेत पूरा हरा भरा हो जाता है और वो उस अनाज को बेच के अपना पूरा बैंक का पैसा चुकता कर देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता।